मैं ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦੀਪ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ भी गल करांगे। आओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ मुलाकात करवाने हैं। हमने आपको पहले बताया था और हम जितने भी चंडीगढ़ के सोशल वर्कर लोग हैं उनके साथ भी हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। उसी तरह अब हम नए नए चेहरे आपके सामने लाते रहेंगे, जिसमें से एक चेहरा रमेश शर्मा जी हैं जो पूर्वांचल एकता मंच के चंडीगढ़ से अध्यक्ष हैं। तो हम इनसे ही बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार, जय भीम। जय भीम। सर, आप लंबे समय से चंडीगढ़ में बहुत लोगों के साथ भी मिले हो, यहाँ पर रहे भी हो, सोशल वर्क भी किया है, समाज सेवा करते रहे हो और राजनीति में भी आपका योगदान काफी रहा है। आप छपरा जेपी यूनिवर्सिटी से निकलकर आपकी जो कॉलेज लाइफ थी उसके बारे में सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं। ऐसा था कि मेरा बचपन जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस की संस्थाओं का स्कूल था, वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरू हुई और हमारे गांव से 2 किलोमीटर हटके वो स्कूल था और प्राइवेट स्कूल थी। वहाँ से पहले पता ही है आपको गांव में सरकारी स्कूलों का क्या स्थिति था, तो हर माँ बाप का इच्छा होता है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई लिखाई अच्छा शिक्षक थे, तो वहाँ से मेरी शुरू हुई। मैं वहाँ से बाद फिर सरकारी स्कूलों से महंत राम शरणदास उच्च विद्यालय नाम छपरा में एक जगह है, वो गरखा प्रखंड में पड़ता है, तो वहाँ से मैं मैट्रिक किया 10वीं। फिर मैं छपरा में बड़े ही चर्चित नाम है वो प्रोफेसर हीरालाल यादव, जो आज नहीं रहे, मैं उनको श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इंदिरा गांधी जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध रहा। जब भी छपरा और बिहार में इंदिरा गांधी गई तो उनके यहाँ ठहरती भी थी, तो वो हमारे राम जयपाल सिंह कॉलेज के प्रोफेसर प्रिंसिपल थे, सॉरी, तो उनके नेतृत्व में मुझे पढ़ने का मौका मिला और एक अच्छा गुरु मिले और वहाँ से थोड़ी मुझे राजनीति का एक चस्का लगा कॉलेज टाइम से। जी हाँ, कॉलेज टाइम से। और मुझे याद है कि 99 में लालू जी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका सबसे पहला काम रहा बिहार के अंदर में 5 यूनिवर्सिटी देना, जिसमें जेपी यूनिवर्सिटी का भी उन्होंने उद्घाटन किया छपरा के अंदर, जो पंकज सिनेमा के आसपास में हुआ करता था छोटा सा ऑफिस, लेकिन आज तो वो बहुत ही विशाल रूप में बन रही है। और मैं जेपी यूनिवर्सिटी का छात्र, नेता तो नहीं, लेकिन वहाँ भी नेतागिरी किया हमने, लेकिन नेता बनने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे घर परिवार के लोग कोई राजनीतिक में नहीं था, जिससे मैं आगे नहीं बढ़ पाया वहाँ। लेकिन मैं आईए के बाद, जिसको यहाँ +2 कहते हैं आप, आईए के बाद हम लोग वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन करने का वो किया, लेकिन मैं ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर पाया वहाँ से। जी। तो जैसे आपने कहा कि हम इंटर जो की आपने छपरा जेपी यूनिवर्सिटी से ही। जी, वो जेपी यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता था राम जयपाल सिंह कॉलेज। तो उस टाइम आपके कुछ दोस्त भी रहेंगे वहाँ पर। हाँ, तो जिन्होंने आपको इस राजनीति में, आपने जैसा बताया कि हमने वहाँ से राजनीति स्टार्ट की, तो कुछ दोस्त भी होंगे ऐसे जिनके बारे में आज आप बताना चाहोगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त और क्लोज थे हीरालाल राय जी का बेटा पिंटू यादव, मेरा बड़ा ही अच्छा दोस्त था और आज भी है बेचारा। वो लोग व्यवसाय माने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय में वो लड़के हैं, अच्छे घर से थे, अच्छा बिजनेस करते हैं। और एक मेरा दोस्त अभी दिल्ली में है, राजेश, जो आज दिल्ली में है, वो आम आदमी पार्टी में काम कर रहा है और पंजाबी बाग के एरिया पे वो काउंसलर भी है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से हमें प्रेरणा मिला। तो जैसे आपने बताया कि छपरा जेपी यूनिवर्सिटी से लेकर चंडीगढ़ तक का सफर, आप उसके जो बीच का जो सफर है यहाँ पर आप आए, तो उसके बारे में बताओ आप लोगों को। वैसा हुआ कि
बीच में कुछ घर की स्थितियां, माली हालत जिसको कहेंगे, कि थोड़ा सा डगमगाने लगी, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो जमालपुर में रहते थे। वहाँ वो रेलवे की बहुत बड़ी कंपनी है भारत की, मान चित्तरंजन के बाद जमालपुर को माना जाता है, उसके बाद ही कहीं पे है। तो किसी कारण बस वहाँ थोड़ी सी नौकरी में उनको प्रॉब्लम आई, और उसके बाद घर की स्थिति माली हो गई, जिसके कारण कुछ लोग हमारे गांव के यहाँ चंडीगढ़ में रहते थे, उनके साथ यहाँ आने का मौका मिला। और जब मैं यहाँ आया तो ये शहर मुझे जच गया, और यहाँ हमने मतलब कि एक इंडस्ट्रियल एरिया में 90 नंबर फैक्ट्री थी, जहाँ JVG बाशिंग मॉडल कंपनी थी। तो मैं वही काम शुरू किया, और मुझे याद है कि 850 रुपया तनख्वाह मिलती थी। और हाँ, इसी हल्लो माजरा के अंदर हम लोग एक छोटा सा कमरा में रहते थे, जिस कमरे का किराया 125 रुपया हुआ करता था। तो यहाँ से मेरी चंडीगढ़ का सफर शुरू हुआ, और आज चंडीगढ़ में बहुत ही अच्छे दोस्त मिले, कुछ अच्छे अपने पूर्वांचल के मित्र मिले जिनके साथ, लेकिन जो चंडीगढ़ में राजनीति करने का मौका मिला मुझे, मैं आज भी बताना चाहता हूँ कि मैं 37 सेक्टर में कुछ दिन रहा था। वहाँ एक अपने एक्स डिप्टी मेयर चंडीगढ़ के थे कांग्रेस के, बलराज सिंह जी, उन्होंने मुझे कांग्रेस में लेके आने का काम किया 1998 में। जब आप इंडस एरिया में काम करते थे तो उसी टाइम आप सबसे पहले जो चंडीगढ़ में पार्टी थी, आपने कांग्रेस में ही आई, और उससे पहले भी कोई पार्टी में आपने ज्वाइन किया था? हुआ क्या कि सबसे पहले हम लोग कांग्रेस ही ज्वाइन किए हैं यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस का लोगों से बड़ी परिचय थी। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कारण हुआ कि जो हमारे साथ के लोग थे वो कांग्रेस छोड़ दिए। कुछ आपस की हो जाता है, कभी कभी टिकट नहीं मिलती है लोगों को, या आपसी मतभेद के कारण। तो वो लोग हमारे अच्छे दोस्त थे, जिनके कारण मैं भी कांग्रेस छोड़ा उनके से। और उसके बाद हम लोग यहाँ सीधे ही RJD में गए, लालू जी की पार्टी को लेकर हम लोग आए हैं, और उसमें भी काम किया हमने। और उसका परिणाम भी यहाँ आपके मीडिया वालों ने, यहाँ के लोगों ने देखा कि वहाँ 2009 में यहाँ से हम लोगों ने कैंडिडेट बनाया था अनवारुल हक जी को। आज वो भी हमारे साथ कांग्रेस में है, और आज हम भी उनके साथ कांग्रेस में हैं। ये सौभाग्य हम भाइयों का। जैसे आपने एक ये चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच है, जो NGO है, आपने स्टार्ट की हुई है। जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको कैसे पता लगा, ये जो NGO आपने कैसे स्टार्ट की, कि जो यहाँ पर जो लोग रहते थे पूर्वांचल के, उनके पास साथ कुछ पक्षपात होता था, या उससे कुछ हटकर उन लोगों को आगे लाने के लिए पूर्वांचल एकता मंच जो आपने स्टार्ट किया है, वो कैसे आपकी शुरुआत कैसे हुई इसकी? देखिए, बात पक्षपात की है तो जिस धरती पे हम रहेंगे, मैं ऐसे कैसे बोल दूं कि यहाँ के लोग हमारे साथ पक्षपात किया। क्योंकि जब हम बिहार से पंजाब में आए, चंडीगढ़ में आए, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें स्थान दिया यहाँ के लोगों ने, तो पक्षपात नहीं किया। लेकिन ऐसा तो होता ही है कि जब आपकी भागीदारी बढ़ेगी तो कहीं भी लोकल लोगों को थोड़ा डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे इन लोगों का भागीदारी बढ़ जाए, राजनीतिक में बढ़ जाए। तो ऐसा तो होता ही रहता है, वो तो बिहार में भी होती है। बिल्कुल, यहाँ लोग जो होते हैं वो ऐसे करते हैं कि वहाँ से कुछ लोग आगे, और हो सकता है हमारी सत्ता पे या कब्जा ना कर लें या कुछ ना हो। तो ऐसा तो हर जगह पर है। जी हाँ, हर जगह पर है, हर जगह। तो उसी को देखते हुए आपने ये NGO। उसके बाद हुआ क्या ना कि कहीं कहीं हम लोग अभद्र लोग भाषा का इस्तेमाल करते थे हमारे भाइयों के, पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ। तो हम लोगों ने एक दिन इस पे विचार करके, और यहाँ एक बहुत पहले 1996-97 में एक संस्था खुली थी चंडीगढ़ में, बहुत बड़ी संस्था है वो, पूर्वांचल वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम लोग मेंबर थे। लेकिन वहाँ हुआ क्या कि वहाँ केवल सेक्टर वाइज लोगों को उसमें वो मान्यता देने का काम किया गया, महत्व उनको देना शुरू किया गया। तो अगर कोई पोस्ट भी या इलेक्शन होता था तो उन्हीं को लगाया जाता था जो यहाँ IAS होते थे, PCS होते थे, या सेक्टरों में रहने वाले लोग थे, कॉलोनियों के लोगों को दरकिनार किया गया। तो जो हम लोग कॉलोनी के लोग वहाँ थे, हम लोगों ने बाहर निकल के एक हमने सोचा कि हम सेक्टर वाले को भी वही सम्मान देंगे, IAS PCS के लोगों को भी वही सम्मान देंगे, महिलाओं को भी हम वही सम्मान देंगे, कॉलोनी वालों को भी वही सम्मान देंगे। तो इसलिए हमने इस चंडीगढ़ पूर्वांचल एकता मंच का गठन किया, और
आज चल रही है और ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसको चलाते हुए, हमें मात्र 3 साल हुई है और 3 साल में लमसम में भी 500 लोग इसके मेंबर हैं। तो जब ये पूर्वांचल एकता मंच आपने स्टार्ट किया तो उसके बीच में अभी ये 3 साल से आप चला रहे हो, तो बीच में कोरोना काल लॉकडाउन भी लगा था, चंडीगढ़ में पूरे भारतवर्ष में लगा था, तो उसमें आपने लोगों के भी बीच में मदद करी थी, जो पूर्वांचल के लोग थे उनको कैसे यानी कि हेल्प कैसे किया आपने? देखिए, पूर्वांचल के लोगों को तो पहले मैंने बाद में मदद किया। एक दिन हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं नरेंद्र राजभर जी, तो मैं और वो किसी काम से हम लोग कहीं जा रहे थे और ऐसा वो माहौल बन चुका था कोरोना कि वो आपने भी देखा था कि हर लोग भयभीत थे। बिल्कुल। किसी से कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता था, यहाँ तक कि बाप बेटे से नहीं मिलना चाहता था, बेटा बाप से नहीं मिलना चाहता था घर के अंदर। ये माहौल बनी हुई थी, भयभीत माहौल। तो हम लोग कहीं से आ रहे थे तो कुछ लोग पूर्वांचल के 43 सेक्टर बस अड्डे पर गए थे अपने गांव जाने के लिए, बस के लिए। वहां पे होता क्या था कि वहां पे बस पे लोगों को बैठा कर रेलवे स्टेशन छोड़ा जाता था, तो कभी कभी ट्रेनें फेल हो जाती थी, तो वो लोग ना पैदल आ रहे थे, कुछ लोग जीरकपुर के, कुछ लोग कहीं के, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ जा रहे थे। तो उस दिन हमें प्रेरित हुआ कि नहीं, इन लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो हम लोगों ने पानी का बोतल, क्या बिस्किट, उसके बाद हमारी ये फैक्ट्री बंद थी, इसमें हमने किचन बनाया और 64 दिन लोगों को पका राशन दोनों टाइम, जहां भी लोगों को जरूरत महसूस हुई, फोन आती थी, हम लेके जाते थे, पहुंचाते भी थे, यहाँ तक कि पीजी में भी ले जाकर हमने पहुंच। उसके बाद जब आपने ये लॉकडाउन भी चला, उसके बीच में आपने लोगों की बहुत मदद की, तो जब आपसे यहाँ पर चंडीगढ़ में ये पूर्वांचल एकता जो मंच था, उसकी जो सहायता है, जो आपके स्टार्ट में जितने लोग, कौन थे ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको यहाँ इस पूर्वांचल एकता मंच है जो ये स्टार्ट कराने में आपकी हेल्प की? देखिए, हमारे मित्र लोग थे, बहुत से अच्छे अच्छे मित्र थे। कुछ लोग आज हमारे साथ भी हैं और कुछ लोग आज हमारे साथ नहीं है, वो लोग भी किसी न किसी संस्था में काम कर रहे हैं, पूर्वांचल के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं चाहता भी हूँ कि जो लोग हमारे साथ नहीं है या मैं जिसके साथ नहीं हूँ, सभी लोग पूर्वांचल के लिए काम करें, तो कहीं ना कहीं हम सभी का मकसद एक ही है कि लोगों का मदद हो। ठीक है, तो उस मदद के जरिए अगर वो जहाँ भी काम कर रहे हैं वो करते रहें। हमारी शुभकामना उनके साथ है, उनकी शुभकामना मेरे साथ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर में सबसे बड़ी बात हमने देखा कि यहाँ पे कुछ लोगों की डेथ हो गई, लोग बॉडी उठाना नहीं चाहते थे, वैसे लाशों को भी हम लोगों ने, उसे बॉडी को भी हम लोगों ने संस्कार किया, उनका क्रियाक्रम किया, उनके बच्चों को घर भेजा, कुछ जरूरतमंद लोगों को कपड़े भी दिया, जूते भी दिया, शू भी दिया। ठीक है, बच्चों को उस समय ऐसा होता था कि छोटे छोटे बच्चों को कुछ मुम्मा जो वाले ये खाने को नहीं मिलती थी, हम लोग समोसे और भी लेके जाते थे, क्योंकि उस समय ऐसा माहौल बन गया था कि कहीं मार्केट लगती नहीं थी और बच्चे घर में परेशान करते थे। कांग्रेस में भी अच्छी छवि आपकी, तो आपको कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी बहुत अच्छी तरह आपको मानते हैं, तो उसके बावजूद आप जब ये कॉलोनी है, जैसे दीप कॉम्प्लेक्स है या राम दरबार है, चंडीगढ़ में है, जब ये लोग मकान बनाते हैं, जब वो तोड़, उसके बाद जब मकान बना लेते हैं लोग, उसके बाद सिस्टम वाले तोड़ने आ जाते हैं, तो उसकी आवाज क्यों नहीं आपको लोग उठाते? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि 96 में पहली बार जब मुझे याद है कि गुजराल जी प्रधानमंत्री थे, तो हम लोग दीप कॉम्प्लेक्स से एक जत्था लेकर गए थे, वहां पे बात किया था, तो इस दीप कॉम्प्लेक्स को उस समय रोका गया पहली बार। उसके बाद जब से चंडीगढ़ के अंदर पवन कुमार बंसल जी एमपी बने, यहाँ तक ये था कि यहाँ कोई सीवरेज नहीं थी, यहाँ गलियां पक्की नहीं थी, बनाने का ऑर्डर नहीं था। अगर आप एक मंजिल भी बनाते तो यहाँ पुलिस वाले आके, स्टेट ऑफिस वाले आकर रोकते थे, लेकिन बंसल साहब ने एक मंजिल बनने का पहले परमिशन दिलाया। इसके बाद लोगों का परिवार बढ़ा, फिर बंसल साहब से बात हुई, उस समय प्रेजेंट वो यहाँ के मंत्री भी थे भारत सरकार में और यहाँ के क्या बोलते हैं एमपी भी थे, और हम लोगों के बहुत ही क्या कहें आदरणीय हैं और हम लोगों के गार्जियन समान है, क्योंकि उनके आदर्श में हम लोग चलते हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस में जो उनकी रहनुमाई होती है बहुत ही अच्छी होती है और बड़ा अच्छा उनका कांग्रेस को चलाने का जो सिस्टम है चंडीगढ़ के अंदर लोगों में, मुझे बहुत पसंद आती है उन लोगों को। तो उन्होंने जब तक यहाँ एमपी रहा तब तक यहाँ आप देखिएगा दीप कॉम्प्लेक्स के अंदर कि कुछ कामें रोड की लग रही थी। आज वो बीजेपी केवल टाई लगाकर ये कहती है कि मैंने बहुत काम कर दिया,
लेकिन जो यहाँ सीवरेज का काम हुआ, पानी का काम हुआ, लोगों का 3 मंजिल मकान जो बनी, जिसको तोड़ने को रुकवाया गया, वो बंसल साहब और कांग्रेस के लोगों ने किया। नहीं, जब आपकी सरकार थी उस टाइम रोका गया, तो आज जब तोड़ने आते हैं तो आपकी भी विपक्ष में पार्टी है, तो आप लोग उसके आवाज क्यों नहीं उठाते? अभी आपने सवाल बड़ा अच्छा कर दिया। सवाल यह है कि पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी। आप देख रहे हैं कि जो किसान अपनी आवाज को उठा रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं अभी, ना हम नगर निगम में है। नगर निगम में हमारे 4 पार्षद हैं, वो कुछ भी कोई भी बिल लाकर पास करा लेते हैं। 4 पार्षद हमारा अगर हल्ला भी करता है तो उसको सुना नहीं जाता है। ठीक है, हम लोग विपक्ष में धारणा प्रदर्शन तो हम बराबर देते ही रहे, किसानों के पक्ष में भी दिया। जब भी दीप कॉम्प्लेक्स या ये क्या बोलते हैं किशनगढ़ के अंदर या रायपुर के अंदर, बेहलाना के अंदर, आपके गजेरी के अंदर, इटावा के अंदर, छपंजा के अंदर जब भी मकान तोड़ने की बात हुई तो सबसे पहले कांग्रेस पार्टी धारणा प्रदर्शन देती। तो कहने का मतलब है जब आपकी सरकार आएगी, दोबारा सत्ता में आएगी चंडीगढ़ में, तो ये जो चीजें हैं इनको रुकवा दिया जाएगा। ऐसा है कि ये तो अब सरकार आएगी और ये हमसे जो सवाल आप कर रहे हैं, तो ये तो अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता इसके ऊपर, क्योंकि सरकार की बात होती है। लेकिन इतना जरूर है कि जो आज तानाशाही हो रहा है वो पब्लिक का काम नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। आपको एक पोस्ट अभी चंडीगढ़ कांग्रेस पूर्वांचल सेल की तरफ से भी दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं इसके लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खास करके मैं अपने आदरणीय पूर्व सांसद और मंत्री चंडीगढ़ के रहे हैं, मैं पवन कुमार बंसल जी, जो आज प्रेजेंट में राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, उनके परिवार का धन्यवाद करता हूं, मैडम का धन्यवाद करता हूं, मनीष भैया का धन्यवाद करता हूं कि इन सबों के आशीर्वाद से पूर्वांचल के प्रति मेरे कार्य को देखते हुए उन्होंने मुझे ये कार्य बाहर संभालने को मौका दिया। और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके विश्वास पे मैं खड़ा उतरूंगा और जहां तक होगा कांग्रेस, पूर्वांचल कांग्रेस सेल को मैं मजबूत करने का काम करेंगे। अभी जो काम है अभी गठन नहीं हुई है, लेकिन 2-4-10 दिन के अंदर आप सब मीडिया वालों के सामने जो हमारे 31 से 52 लोगों का जो टीम होगा, इसका गठन होगा और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें बंसल साहब को बुलाया जाएगा। तो किसी न किसी कामयाबी के पीछे परिवार का भी योगदान रहता है, तो आप भी कामयाब हुआ चंडीगढ़ में आकर। एक 90 नंबर फैक्ट्री में जब गांव से आए थे, यहाँ काम करते थे, उसके बाद आपने मेहनत की, स्ट्रगल किया और आज अच्छे मुकाम पर हो, इसके पीछे किसका हाथ हुआ? देखिए, मैं फैक्ट्री में ही काम नहीं किया, किसी चीज को छिपाना नहीं चाहिए। मैंने यहाँ रेडी भी चलाया है, यहाँ सब्जी का दुकान किया, पान का भी दुकान किया, मैं राशन का भी दुकान किया। मैंने जो संघर्ष रहा वो जारी रहा। उसके बाद मैंने बड़े लेवल पे होटल का भी काम किया जलुआ के अंदर, जीरकपुर में गीतिका रेस्टोरेंट का नाम से काम हुआ। लेकिन आज किचन हब इंडिया के नाम से एक छोटी सी फैक्ट्री चल रही है हमारे दोस्त के साथ। तो कहीं ना कहीं परिवार का हाथ तो होता ही है। और आज मैं इस सफलता में सबसे ज्यादा किसी का हाथ अगर महसूस करता हूँ, साथ महसूस करता हूँ, मैं अपने पापा को और मम्मी को, क्योंकि आज पापा जी हमारे नहीं रहे, लेकिन उनका बहुत योगदान रहा। क्योंकि कोई आदमी, कोई बाप नहीं चाहेगा कि हमारा बेटा बिना काम किए राजनीति करे, लेकिन उन्होंने कभी मुझे नहीं रोका। मैं काम अगर छोड़ भी दिया, बैठा रहा घर में, उन्होंने कहा कि अगर राजनीति की करना है तो ढंग से कर। तो उनका प्रेरणा मेरे साथ रहा, सदैव आशीर्वाद रहा। जैसा आपने बताया कि आपने रेडी भी चलाई है, सब्जी भी बेची है, तो आज कई लोग ऐसे हैं, अभी बीच में सब्जी वालों को दिक्कत बहुत आई थी, यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा था, तो आपने सब्जी बेची है तो उन लोगों की दिक्कतें भी पता होंगी। तो जो उनको आज दिक्कत हो रही है, यहाँ मंडी भी लगी हुई है, मंडी के बावजूद भी उन लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा था। तो मैंने आपको बताया कि देखो, अगर जो बंदा काम करता है, जैसे उसको पता होता है बीच में क्या दिक्कत है, अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अगर हम परिवार को, घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो इसके साथ तो मैं पहले जय भीम बोलूंगा, क्योंकि जय भीम इसलिए बोलना चाहता हूँ कि जो आज हर आदमी का जीने का अधिकार जो दिया, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है, कि जो संविधान में हर लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया। लेकिन ये ऐसी सरकार आ गई कि ना ये किसी रेडी वाले को जीने देना चाहती है, ना किसी फरी वाले को जीने देना चाहती है, ना किसी बिजनेसमैन को जीना देना चाहती है,
ना किसी छोटे व्यापारी को जीने देते, ना कोई बड़े व्यापारी को जीने। ये अगर किसी की सरकार है तो मात्र 2 पूंजीपतियों की सरकार बन चुकी है, ये अदानी और अंबानी। आप अभी हमसे एक सवाल किया आपने कि रेहड़ी वाले को बारे में, हुआ क्या कि रेहड़ी वालों का सर्वे हुआ, वहां क्या हुआ कि 80% बीजेपी के जो बड़े लीडर थे या काउंसलर थे यहाँ, अपने लोगों को बैठाकर उस फड़ी का लाइसेंस बनवा दिया। लोगों को पता नहीं लगे कि कब सर्वे हुआ। अच्छा, सर्वे कब होती है? या तो छठ पूजा आएगी, उस समय सर्वे कराया जाता है। 80% यहाँ यूपी बिहार के लोग, जो पूर्वांचल के लोग जो रेहड़ी फड़ी चलाते हैं, कहीं के भी लोग, वो पर्व में घर पहुंच जाते हैं, वो यहाँ होते नहीं है। जब छठ पूजा के बाद जब होली आएगी उस समय करा देंगे। मई जून में जब शादी हमारे यहाँ होती है तब सर्वे होती है। तो कहीं ना कहीं नीति तो गड़बड़ है ही। ये तो फिर जब आपकी सत्ता थी, ये तो शुरू से चलता आ रहा है सर। नहीं, शुरू से नहीं चल रहा है। अगर ये आप देखिए तो आज ये दिल्ली के अंदर आप देखिए कि छोटे छोटे बूथ बनाकर दिया गया, वो कांग्रेस के रीजन में इसी तरह फुटपाथ में दिया गया है। और ये माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी की सोच थी, सदन के अंदर लेके आया गया था कि फुटपाथ पे बेचने वाले लोगों को भी एक दुकान दी जाएगी, छोटी 8x8 की दुकानें होगी, उनको रोजगार देने का काम किया जाएगा। लेकिन उस चीज को इन्होंने बिल्कुल हाईजेक कर लिया बीजेपी के लोगों ने। जो सोनिया जी की सोच थी, श्रीमती सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की, या बंसल साहब का चंडीगढ़ में जो सोच था, इस सोच से परे का काम कर दिया इन्होंने। क्योंकि इनका सत्ता था धक्काशाही, धक्का मुक्की वाला काम किया इन्होंने, तानाशाही वाला काम किया इन्होंने। जो आज दिल्ली में किसानों के साथ जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसका कहीं ना कहीं आज पंजाब में इलेक्शन है और आने वाले टाइम में चंडीगढ़ में भी होंगे, कहीं ना कहीं इसका असर पड़ेगा। देखिए प्रियस भैया, मैं आपसे क्या बोलूं, इस वक्त मुझे हंसी भी आ रही है कि आपने देखा कि अभी जीरकपुर के अंदर अकाली और कांग्रेस, तो अकाली और बीजेपी केंद्र में एक साथ होती है, और जब इलेक्शन यहाँ नगर निगम की आई तो अलग अलग हो गए। तो यहाँ नीति देखिए कहाँ है, बीजेपी अलग लड़ रही है नगर निगम और अकाली अलग लड़ रही है, और बदनाम कांग्रेस को किया जाता है। वहां किसान लोगों ने पंजाब के अंदर जहां भी नगर निगम हुआ है, वहां बीजेपी के दफ्तर को खुलने नहीं दिया है। तो किसान के अंदर तो आक्रोश है ना बीजेपी के प्रति, लेकिन किसानों को ये भी चाहिए था कि अकाली दल भी उनके साथ थी। कहीं ना कहीं उंगली तो कांग्रेस की तरफ भी उठ रही है, अकाली दल की, अभी बीजेपी की। जी, अब वो उठा रहे हैं। आप एक बात बता दें कि कांग्रेस पार्टी किसानों का हित ना सोचकर अपने ऊपर दाग लगाएगी, नहीं लगाएगी। तो हम तो किसानों के साथ हैं, लेकिन दंगाई तो हम नहीं है ना। हमें लोग बोल देते हैं कि आप खालिस्तानी हो, हमें बोल देते हैं कि आप पाकिस्तानी हो, मुझे कहते हैं कि चाइना वाली। भारत देश है, ये भारत देश है। आप कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, मैं भी कहता हूँ कि स्वदेशी अपनाना चाहिए, भारत का प्रोडक्ट होना चाहिए, 10 पैसे फालतू लो। जब आप चाइना की माल को नहीं रोक सकते हमारे देश के अंदर, फिर आप या तो चाइना के मुकाबले आप माल बनाओ, तब तो आप यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो स्वदेशी में। दूसरी तरफ आप खालिस्तानी बोल रहे हैं, खालिस्तानी लोग खालिस्तानी क्यों बने? इसको बनाने वाला कौन है? बिल्कुल, भारत देश है, ये भारत देश है। जैसा कि आपने खालिस्तान की बात की है और किसानों का आंदोलन है, जो वैसे ही जब यूपी या बिहार है, जो लोग वहां से आते हैं, एक भारत देश है, वहां से बिहार से यूपी से लोग चंडीगढ़ में भी आते हैं, या पंजाब में भी आते हैं, हरियाणा में भी आते हैं, दिल्ली में भी आते हैं। उनको प्रवासी क्यों बोला जाता है? वो जबकि भारत देश के ही नागरिक हैं, तो उनको भारतवासी क्यों नहीं बोला जाता? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां है। हम भी अपने आप को आकर ही नहीं कहते कि मैं भारत का हूँ। बिल्कुल, अगर कोई पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, तो मैं कहता हूँ कि यूपी बिहार का हूँ। पूर्वांचल का हूँ, तो पूर्वांचल कहाँ है? भारत के अंदर है, भारत। लेकिन लोग कुछ हमारे ही लोग हैं जो बोल देते हैं कि मैं प्रवासी हूँ। बिल्कुल, जैसे हमने अभी हटाना चाहिए लोग। अभी हम भी लॉकडाउन में लोगों के पास घूम रहे थे, जब भी किसी को कहते थे हम भी, आप क्या कर रहे हो, कहते जो प्रवासी मजदूर हैं यहाँ पर, प्रवासी का मतलब वो भारत देश के ही है। तो ऐसा पक्षपात, इस चीज को खत्म करने के आप क्या करोगे? देखिए, जो प्रवासी मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर जो है, वो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि वहाँ वो जो लोग हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं,
जो यहाँ के रोजी रोटी के लिए करते हैं, नहीं है तो भारत देश में, भारत देश के ही हैं। अब उनके मुंह से अगर निकल जाता है कि मैं प्रवासी हूँ, तो हम लोग चाहते हैं कि उनको भी ये दीवार में घुसाया जाए कि आप भारत के रहने वाले हो, ये देश आपका है, भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान आपके लिए है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व किया हुआ देश है ये आपके क्या बोलते हैं राजेंद्र प्रसाद जी के दिया हुआ देश है, गांधी जी का दिया हुआ देश है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हम जब 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त जो मनाते हैं हम, एक स्वतंत्रता आजादी देश भी हम आजाद हैं, तो आपको लगता है कि आज के टाइम में हम आजाद हैं? देखिए, आजादी तो हम मना रहे हैं, लेकिन आज अगर सच्चाई में अगर पूछा जाए, मैं कांग्रेसी हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई पूछ रहा हूँ, अगर पूछा जाए तो मैं हम लोग कहीं कोई आजाद नहीं, चाहे वो बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस के लोग हो, पूरा देश की बात कर रहा हूँ मैं, देश में कोई आजाद नहीं है। जो बीजेपी में आता है उसको तो कह देते हैं हिंदू, तो जब कांग्रेस के कोई बात मानते हैं तो उसको हिंदू क्यों नहीं माना जाता, जबकि भारत देश के तो सारे यहाँ इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है राजनीति में कि जब कोई भी सत्ता आती है, विपक्ष में होती है, सत्ता में होती है, एक दूसरे पर आरोप कैसे लगते हैं? अभी आपने देखा होगा एक इंटरव्यू आई थी माननीय श्री बंसल साहब का, तो कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं घर में हिंदू हूँ, बिल्कुल, लेकिन बाहर में संप्रदाय, वो क्या बोलते हैं, जब हम एक नारा देते हैं हिंदू सिख ईसाई सब है भाई 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 भाई, तो उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ तो क्या नाम है हिंदू हूँ, लेकिन बाहर में सेकुलर हूँ। बिल्कुल, तो क्या गलत बोला था उन्होंने, इसका इन्होंने इशू बना लिया। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस में जो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं कि दागी हैं, अगर वही लोग बीजेपी में जाकर मिल जाते हैं तो क्या वो गंगा के धुले हुए और दूध के धुले हुए हो जाते हैं? ऐसा तो है नहीं। चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा ना। अगर हमारे यहाँ है तो चोर है, और आपके यहाँ जाएगा तो साधु थोड़ी हो जाएगा। और रहा मत राम मंदिर का, तो मैं कहता हूँ कि राम मंदिर बने। अगर आप राम मंदिर का भक्त हो तो आप भी 1 लाख का चंदा दो, हम कांग्रेसी हैं, हम भी चंदा देंगे। लेकिन ये रेडी और हिस्से पे लेके एक जो आप ढोंग बना रखे हो, लोगों के अंदर ले जा रहे हो, इतने बड़े क्या बोलते हैं महापुरुष को, जिसको भगवान हम मानते हैं, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा देवी देवता उनको माना जाता है, और उनको आप रेडी पे लेकर सुबह 6 बजे घुमा रहे हो, ठंड में घुमा रहे हो। अरे यार, क्या तुम्हारा नीति है भाई? अपनी नीति तो साफ कर दो कि आप या राम को मानते हो या उनको रेडी पे घुमाना चाहते हो। राम जी एक इतने बड़े राजा के बेटे थे कि जो कभी रथ से नीचे नहीं उतरे। अपने बाप के वचन के लिए उन्होंने वनवास दे दिया, और आप 14 साल के वनवास के बाद जब वो राजा बन के फिर लौटे, उसके बाद फिर आप रेडी पे घुमा रहे हो उनको। यार, क्या तुम्हारी नीति है भाई? आप साफ करो नीति को। बिल्कुल ठीक है। रहा राम मंदिर की बात, तो राम मंदिर बननी चाहिए, यह आस्था से जुड़ी चीज है। मैं इसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहता, क्योंकि देखिए राम मंदिर खिलाफ हम लोग नहीं, आस्था है, सब लोगों का आस्था है, हर धर्म के। हाँ जी। अब आप देखिए बिहार के अंदर हम जाते हैं, सिखों के 10वां गुरु माननीय गुरु गोविंद सिंह जी के स्थल पे जाकर मैं मिल जाता हूँ, माथा टेक कराता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि मैं उस धरती से हूँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ है। आज वहाँ आप जाए, देखें वहाँ क्या व्यवस्था है। अगर अमृतसर के बाद किसी गुरुद्वारे में कहीं व्यवस्था है तो पटना साहब में। तो ये गर्व होता है मुझे कि सिखों के भी गुरु हमारे यहाँ जन्म लिए। तो ऐसे ही गर्व होता है कि राम जी को भी वही सम्मान वही मान देना चाहिए। लोग अगर सिख धर्म के लोग इतना सम्मान देते हैं तो इससे इनको सीखना चाहिए। हिंदू धर्म में जो अपने आप को बीजेपी के लोग समझते हैं, बीजेपी वालों को लेना चाहिए सीख, कि हम सिख भाइयों से भी सीख ले लें। ठीक है। आज आप बोलते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों को आप कहते हैं कि छोटे जाति के लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ पे छोटे जाति के लोग हैं? अम्बेडकर जी जहाँ पे उनको नहीं बैठना चाहिए वहाँ बैठ क्या, आप क्यों नहीं बैठ जाते वहाँ? बिल्कुल, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जब पक्षपात हुआ था तब वो पढ़कर इतने बड़े, जिन्होंने संविधान लिख दिया, तो आज उसी देश में संविधान के जो नेतृत्व में पूरी दुनिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके नेतृत्व में पूरा भारत चलता है, तो उसमें भी आज पक्षपात होता है। ये कुछ सोचने और समझने की बात है, जिन्होंने संविधान लिखा। हाँ, ये कारण क्या है कि अगर ये स्वर्ण जाति से होते तो ये सवाल ही नहीं उठना था। सवाल इसलिए उठता है कि ये कहीं ना कहीं दलित परिवार से थे, शेड्यूल कास्ट से थे, पिछड़े वर्ग से थे, इसलिए लोग सवाल उठा रहे हैं कि संविधान को ही नष्ट कर दिया जाए, संविधान ही बदल दिया जाए। अरे संविधान किसका आप लाओगे? बिल्कुल, मैं पूछना चाहता हूँ किसका लाओगे? दीनदयाल उपाध्याय का संविधान लाओगे? आज आप
ने मुगल सराय का नाम बदल दिया, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन लिख दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि उसी धरती पे जवाहर लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म था मुगल सराय में, तो उस स्टेशन का नाम मुगल सराय क्यों नहीं रखा गया? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोचने और समझने की बात है कि आप दीनदयाल उपाध्याय को कहाँ पहुंचा रहे हैं। जब दीनदयाल उपाध्याय जी ब्राह्मण थे तो मैं उनके आदर भाव करता हूँ, तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी तो ब्राह्मण थे बिल्कुल, और देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री थे। तो वही है, अभी जात पात ना बदलो, अपनी सोच बदलो। बिल्कुल, आदमी को जब देश का विकास करना है, आपको अमेरिका बनाना है, चाइना का मुकाबला करना है, कनाडा का मुकाबला करना है, क्या बोलते हैं, इंग्लैंड का मुकाबला करना है, तो आप अपनी सोच को बदलो। सोच आपकी बदलेगी, देश बदलेगा। सोच आपका जहां अभी आप लेके चल रहे हैं मोदी जी, इस सोच से आपका देश फिर वहीं जा रही है। बिल्कुल, देखो आज जब इलेक्शन हुए हैं, अब इलेक्शन का टाइम है, पंजाब में है, तो चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के नेता है, कोई भी पार्टी है, चाहे बीएसपी है, तो आज वो मुसलमान के पास भी जाते हैं वोट मांगने, छोटी जाति के लोगों के पास भी वोट जाते हैं वोट मांगने। तो वो ऐसा क्यों नहीं आता भी बड़ी जाति के पास ही जाएं, छोटी जाति के पास ना जाएं? देखिए, ठीक है ना, पक्षपात। तो आज जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सब एक बराबर हो जाते हैं, तो वोट मांगने सारी जगह जाते हैं। लेकिन जब बंदा सत्ता में बैठ जाता है, तो ऊंचे पद पर बैठ जाता है, तो उसको पक्षपात, छुआछूत, ऊंच नीच ये चीजें दिखती हैं। देखिए, ये केवल बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जिसको दिखती है। देश का ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो जात को तोड़ना चाहा, धर्म को तोड़ना चाहा, ना किसी जात को तोड़ना चाहा, ना देश को तोड़ना चाहा। अगर ये कोई तोड़ना चाह रहा है तो केवल एक ऐसा ही देश का पार्टी है जिसका नाम बीजेपी है, और आरएसएस के लोग हैं जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। चाहे वो देश का बहुजन समाज पार्टी हो, सीपीएम हो, आरजेडी हो, समता हो, या कांग्रेस हो, बहुजन हो, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टियां हो, कोई नहीं चाहता कि देश छूटे। और इसमें सबसे बड़ा भागीदारी किसी देश के अंदर अगर किसी पार्टी का है तो मैं बोलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का आजादी से लेके आज तक मकान भी बने हैं जो लोग बाहर से। मैं आपको इसके लिए आपको कहना चाहता हूँ, एक बार मैं बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर गया तो वहाँ एक हमारे राकेश रसिया, वो भी वहाँ कांग्रेस में पार्षद है बेंगलोर में। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यहाँ कांग्रेस पार्टी इतनी अच्छी काम कर रही है यहाँ का सरकार, कि यहाँ पे हम लोगों ने 5000 मकान झुग्गी झोपड़ी वालों को बना के दिए। तो मुझे बड़ा हंसी आया कि आप 5000 बना के दे रहे हैं बेंगलोर जैसे शहर में, तो आप कह रहे हैं कि मैं 5000 बना दिया। और चंडीगढ़ बेंगलोर के ही बराबर का शहर है, और यहाँ पे आज तक मतलब हमें लगता है कि 70,000 से ऊपर मकान कॉलोनियों में दे दी गई है, जिसमें 45-47 हजार मकान तो बंसल साहब का रहनुमाई में दिया गया। तो हमें तो इतना खुशी होता है कि हमें ऐसा नेतृत्व करने वाला सरकार और ऐसे नेता मिला हुआ है। लोग 5000 में खुश होते हैं, हम 50,000 में भी खुश नहीं है। वही है, जैसे अब बीजेपी सरकार है, वो भी एक मलोया में, धनास में जो मकान बने हुए हैं, तो वो भी आज बीजेपी सरकार दे रही है। बीजेपी दे नहीं रही है, आप वहाँ जाइए भी, आप मीडिया वाले हैं, वहाँ सर्वे कीजिए, 3000 लोगों से किराया लिया जा रहा है, तीन गुना ज्यादा क्या पानी। प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये आवास योजना के नाम पर लोगों को छला जा रहा है, 3000 रुपया किराया लिया जा रहा है, ठीक है। और उसमें भी लोगों से कुछ सुनने में आया कि अमाउंट पहले जमा कराया जा रहा है, उसके बाद तो सिक्योरिटी के रूप में। अब ये सुनने में आ रही है कि देखिए हर कॉलोनी में ऐसा हुआ है कि लोगों ने मकान लिया तो बेच दिया। अब वो नोटिस आ रही है लोगों को कि आपने मकान बेच दिया, मकान खाली कर दो। अरे यार कमाल की बात है, आपने मकान दिया, उसकी बेटी की शादी थी, उसके बेटे की शादी थी, उसकी कोई बीमारी होगी, उसने मकान बेच दिया होगा, आपने कभी पूछा तो नहीं, आपकी सरकार ने कोई ऐसा पॉलिसी तो नहीं निकाला। एक वो पॉलिसी आई है, कौन सी, वो आयुष्मान कार्ड। मैं पूछता हूँ कि आपके माध्यम से नहीं पूछता हूँ, कितने लोगों का उसका फायदा मिला? बहुत लोगों को अभी पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड बनती कैसे है। और जिन लोगों को पता है वो उन लोगों को पता है जो हमारे आपके भर के लोग हैं, ये उससे फायदा ले रहे हैं, जबकि फायदा उनको लेना चाहिए जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में रह रहे हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे कॉलोनी में ही नहीं, सेक्टरों में भी जो लोग हैं, जो बीपीएल में आते हो, गरीबी रेखा से नीचे आते हो, चाहे वो कॉलोनी में हो, गाँव में हो, चाहे जमींदारों के घर में हो, लेकिन जो गरीबी के लोग हैं उनको आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलना चाहिए। वो फायदा किसको मिल रहा है? हमारे आपके जैसे लोगों को। जा रहे हैं, बना ले रहे हैं, दबदबा दिखा के बना ले रहे हैं, ऑफिसर जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, बना देते हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं मिस यूज कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं अपने लोगों को इसमें सफल बनाने का उनका आयोजन है। रमेश जी, एक देखने में आता है कि जब भी कोई नेता, कोई भी नेता है, किसी भी पार्टी का ले लो, तो जब भी नेता है लोगों के बीच में जाता है, हाथ जोड़ता है, वोट मांगता है, तो विकास की भी बात होती है, भी हम विकास करेंगे, हम आगे आपके बीच में आएंगे, समस्याएं सुनेंगे। लेकिन जब वो एक सत्ता में आ जाता है, नेता कोई भी है, तो लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं, फिर नेता के पास टाइम नहीं होता। मैं बताना चाहता हूँ कि 2006 में हलो माजरा नगर निगम में आई, जहां हम आज बैठे हुए, ऐसी गांवें 8 गांवें आई थी नगर निगम में। आज उस गांव का दशा जाकर देख लिया, उस गांव का क्या दशा है। कई लोगों ने गोद लिया, ठीक है, कई लोगों ने गोद लिया था। गोद क्या लिए थे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चंडीगढ़ की एमपी ने ही गोद लिया था। जिस गांव को इन्होंने गोद लिया, उस गांव में ये कभी गई नहीं देखने की, उस गांव के लोगों की हालत और हालात कैसी है। वहां का डिस्पेंसरी जाकर देखे, मैं देख के आया, वहां डिस्पेंसरी में दवा नहीं होती है, उससे तो लाख दुगना ठीक। बंसल साहब के रीजन में यहाँ के डिस्पेंसरी थी, यहाँ का रोड था। आप इसी राम दरबार के अंदर जानवरें सरेआम घूमती थी। 2001 के अंदर यहाँ से जब कमलेश जी मेयर बनी कांग्रेस की, और राम दरबार का जो स्थिति बना, आज राम दरबार मॉडल कॉलोनी के नाम से जाना जाता था चंडीगढ़ के अंदर। लेकिन जब से यहाँ पर बीजेपी के पार्षद, 2 बार बीजेपी का पार्षद हो गए, बहुत बुरा हाल है। 2 बार बीजेपी का पार्षद हुए, एक बार रामलाल जी हुए, एक बार ये अपने क्या नाम है भरत जी हुए। इसके पहले भी किसी पार्टी के लोग थे, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो जो बीजेपी के जन्नत जहां, तो चलिए ठीक है। आज सोचने की बात है कि जो लोग कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, आज आप जाकर रोड का स्थिति देख सकते हैं। राम दरबार में आप भूल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि ये वही मॉडल कॉलोनी है। और जो बात हमें करना चाहिए, जिस बात को हम उठाना चाहते हैं, ये तो इनको शर्म आनी चाहिए कि खुद ऐसा काम करे कि लोग उंगली ना उठाए। हम लोग भर के लोग क्यों उंगली उठाएंगे भाई? जब आप अच्छा काम करेंगे, हम लोग कांग्रेसी विचार के लोग हैं। कांग्रेस के लोग जो अच्छा करता है उसको अच्छा बोलते हैं, जो बुरा करता है उसको बुरा बोलते हैं। हम कभी विपक्ष और पक्ष की बात नहीं करते। अगर विपक्ष भी अच्छा करता तो जैसे कि इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, अच्छे को अच्छे बोलते थे। उन्होंने सदन के अंदर कहा था कि ऐसा नहीं है कि हमारा भारत देश 70 साल में विकास नहीं किया है। ये इलेक्शन का मुद्दा होता है जिसमें हम विपक्ष को घेरते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि 70 साल में हमारा देश बहुत विकास किया है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री जो इतने उच्च विचार के लोग थे, वो बोलते थे ये क्या चीज है। तो अब आप ये जो पूर्वांचल एकता मंच है, तो राजनीति हम फिर बात करेंगे उस पर, जब आप लोग सत्ता में हो गए या अभी दोबारा इलेक्शन आ गए, उसमें देखते हैं अभी लोग हैं जो किसको ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है ना जी। तो अभी जो आपने पूर्वांचल जो एकता मंच है, उसकी जो यहाँ पर एक ऑफिस बनाया आपने, तो पूर्वांचल के लोग हैं जो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे जिनको अभी तक ये ऑफिस के बारे में नहीं पता? और आप जो पूर्वांचल के जो लोग हैं, वो आपके पास कैसे कैसे समस्या लेकर आते हैं, जो आप उनकी समस्याएं जो हल करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि 4 समस्याएं लॉकडाउन में आई। जो यहाँ लोग डेथ कर गए थे, उनको कोई क्रियाक्रम करने वाले लोग नहीं, तो वो भी हमने किया। तो हमारा ऐसा है ना कि जब भी मैं लाइव होता हूँ तो अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई, भगवान न करे कोई विधवा हो, हमारी बहन, कोई माता है, लेकिन अगर इस तरह का कोई विधवा बहन माताओं को कोई समस्या हो, वो भी हमारे ऑफिस में आ सकता है। किसी गरीब लड़की की शादी की समस्याएं होती है, उसमें भी हमारी संस्थाएं हेल्प करती है। और मैं सबसे बड़ा मैसेज तो ये देना चाहूंगा कि आप किसी से मांगे ना मांगे, आप अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएं। आप धन दौलत कोठी मत बनाइए, लेकिन बच्चों को इतना पढ़ाएं आप कि आपका बच्चा एक दिन ऐसा बने कि उस कोठी बंगला से बाहर बन का आपको सपना दिखाए, और उससे बड़ा अब हो सकता है कि आपका बच्चा IAS बन जाए, PTS बन जाए, तो क्या करेंगे आप कोठी बंगला बना के? उससे बड़ा कोठी बंगला उसके पास होगा। तो आप अपने बच्चे को शिक्षित बनाएं। और अगर आप किसी बच्चे को शिक्षा मिलने में कोई दिक्कत होती हो, किसी भी भाई को, तो आप 1581 दीप कॉम्प्लेक्स, हलो माजरा, मेरा मोबाइल नंबर है 8427546324।
आप इस पर संपर्क करें, और किसी तरह का कोई समस्या हो, अगर पढ़ाई लिखाई के अंदर किसी को समस्या हो, किसी बहन को समस्या हो, किसी बच्चों को समस्या हो, तो आप जरूर संपर्क करें। ये चलिए हमारे साथ पूर्वांचल एकता मंच के अध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा जी, जिन्होंने पूर्वांचल एकता मंच के जितने भी जो लोग हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है कहीं पर भी पढ़ाई में या शादी किसी करते हैं, तो उसके संपर्क में आप रमेश जी के संपर्क में आप यहाँ पर आकर इनसे मिल सकते हैं और ये आपकी समस्याएं जरूर सुनेंगे और उसको हल भी करेंगे। तो इन्होंने आज बीजेपी के ऊपर किए तीखे वार, तो आने वाले टाइम में हम बीजेपी के नेताओं से भी मिलेंगे, तो उनकी भी जो प्रतिक्रिया है कांग्रेस के या विपक्ष के बारे में या किसी और पार्टी के बारे में, हम उनसे भी बात करेंगे कि आगे जो विकास है वो कैसा होगा और आने वाले जो लोगों की समस्याएं हैं वो कैसे हल होंगी। मैं प्रीत सिंह काकड़ा, धड़कन पंजाबी टीवी, चंडीगढ़।